सरकार 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना पर आगे बढ़ रही है। नए आवासीय और कारोबारी इलाके विकसित करना, रोजगार पैदा करना और सुनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देना। बिहार में आने वाले वर्षों की तस्वीर बदलने के लिए सरकार 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना पर आगे बढ़ रही है। मकसद है बढ़ते शहरों का दबाव कम करना, नए आवासीय और कारोबारी इलाके विकसित करना, रोजगार पैदा करना और सुनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देना। सरकार इस परियोजना को बड़े आर्थिक बदलाव के तौर पर देख रही है। जुलाई में बिहार सरकार ने हडको के साथ 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के दीर्घकालिक वित्त पोषण का समझौता भी किया। सरकार के मुताबिक इन टाउनशिप का कुल क्षेत्र 3 लाख एकड़ से अधिक हो सकता है और किसानों को लैंड पूलिंग के जरिए परियोजना में भागीदार बनाने की योजना है। लेकिन कागज पर दिख रही ये विकास की तस्वीर जमीन पर पहुंचते ही विवाद में बदल गई है। सबसे बड़ा सवाल है, टाउनशिप बनेगी किस जमीन पर? और यही सवाल पटना के पुनपुन और नौबतपुर इलाके में किसानों के विरोध की वजह बना है। 22 अगस्त को पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर जमीन मालिकों के साथ बैठक हुई। बैठक में नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा के अलावा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, पटना के प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। सरकार की कोशिश थी कि किसान को लैंड पूलिंग की व्यवस्था समझाई जाए और जमीन को लेकर उनकी आशंकाएं दूर की जाए। लेकिन बैठक में सहमति बनने के बजाय विरोध तेज हो गया। किसानों ने साफ कहा कि वे अपनी जमीन नहीं देना चाहते। कई किसानों का तर्क था कि यह जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं, बल्कि उनकी खेती, आय और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा का आधार है। बैठक में नारेबाजी और तीखी बहस हुई और आखिरकार बिना सहमति के बैठक खत्म हो गई। लेकिन किसानों की नाराजगी को सिर्फ इस रूप में देखना आसान होगा कि वो विकास का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि असल सवाल इससे थोड़ा अलग है। किसानों की चिंता टाउनशिप से कम और अपनी जमीन की कीमत, नियंत्रण और भविष्य से ज्यादा जुड़ी है और यही इस पूरे विवाद की सबसे अहम कड़ी है। किसानों के कई सवाल हैं। पहला सवाल है कि हमारी इस सहमति कितनी वास्तविक होगी? अगर किसी किसान की जमीन टाउनशिप के प्रस्तावित क्षेत्र में आ रही है, तो क्या उसके पास जमीन देने से इनकार करने का वास्तविक विकल्प रहेगा? दूसरा सवाल है कि जमीन का मूल्य कैसे तय होगा, क्योंकि किसानों को डर है कि आज की कृषि जमीन और कल विकसित होने वाली शहरी जमीन की कीमत में बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। जिस जमीन पर आज खेती हो रही है, वही जमीन सड़क, बाजार, आवासीय सेक्टर या व्यवसायिक क्षेत्र बनने के बाद कई गुना महंगी हो सकती है। इसलिए किसान सिर्फ आज मिलने वाले पैसों को नहीं देख रहे, वो पूछ रहे हैं कि जमीन की भविष्य की कीमत में उनकी हिस्सेदारी क्या होगी। तीसरा सवाल है, लैंड पूलिंग में जमीन वापस कैसे और कहां मिलेगी? वैसे तो सरकार का प्रस्ताव है कि जमीन मालिकों को विकसित जमीन का हिस्सा वापस दिया जाएगा, लेकिन किसान जानना चाहते हैं कि उन्हें कितनी जमीन मिलेगी, किस स्थान पर मिलेगी और उस जमीन का वास्तविक बाजार मूल्य क्या होगा। चौथा सवाल है कि अगर जमीन खेती का मुख्य साधन है, तो जमीन के बदले सिर्फ पैसा पर्याप्त है या नहीं? क्योंकि किसान के लिए जमीन बेच देना और नौकरी या कारोबार के लिए पूंजी मिल जाना एक बात है, लेकिन जमीन को अपनी आजीविका का अस्थायी आधार मानने वाले परिवार के लिए यह फैसला कहीं ज्यादा बड़ा है। यानी विवाद का मूल बिंदु है, विकास की कीमत कौन चुकाएगा और विकास का लाभ किसे कितना मिलेगा। और यही वो जगह है जहां सम्राट चौधरी सरकार ने अपना नया फॉर्मूला सामने रखा है। सरकार अब किसानों पर एक ही मॉडल थोपने की बजाय 4 विकल्प देने की बात कर रही है। नगर विकास एवं आवास विभाग की टीम किसानों के बीच जाकर इन विकल्पों को समझाएगी और जिस प्रक्रिया पर सहमति बनेगी उसके अनुसार जमीन लेने की कोशिश होगी। पहला विकल्प होगा लैंड पूलिंग का। सरकार की प्राथमिकता लैंड पूलिंग है। इस मॉडल में किसान अपनी जमीन पूरी तरह बेचते नहीं है, अलग अलग किसानों की जमीन को एक साथ मिलाकर एक बड़ा विकास क्षेत्र बनाया जाता है।
उस क्षेत्र में सड़क, नाला, पार्क, सीवरेज और दूसरी आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाती हैं। इसके बाद विकसित जमीन का करीब 55% हिस्सा जमीन मालिकों को वापस देने का प्रस्ताव है। यह जमीन टाउनशिप के विकसित क्षेत्र में कहीं और भी मिल सकती है। यानी सिद्धांत यह है कि किसान सिर्फ जमीन देने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि भविष्य के शहर में हिस्सेदार बने, और यही इस मॉडल की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी यही है, किसान को भरोसा होना चाहिए कि लौटाई गई 55% जमीन वास्तव में मूल्यवान और उपयोगी होगी। दूसरा विकल्प होगा समझौते से जमीन खरीदना। अगर किसान लैंड पूलिंग पर तैयार नहीं होता तो दूसरा रास्ता होगा नेगोशिएट सेटलमेंट, यानी आपसी बातचीत और सहमति से जमीन खरीदना। इसका मतलब है कि सरकार और जमीन मालिक कीमत और शर्तों पर बातचीत करेंगे और सहमति बनने पर जमीन खरीदी जाएगी। इस मॉडल में किसान को जमीन बेचने के बदले सीधे भुगतान मिलने का रास्ता है। सरकार पहले ही ये कह चुकी है कि जो जमीन मालिक अपनी जमीन बेचना चाहते हैं, उन्हें आवेदन के बाद 30 दिनों के भीतर भुगतान करने की व्यवस्था की जाएगी। तीसरा विकल्प होगा भूमि खरीद या अधिग्रहण। तीसरा रास्ता उन जमीनों के लिए रखा गया है जो टाउनशिप के सार्वजनिक उपयोग वाले हिस्से में जरूरी हो, जैसे सड़क, नाला, पार्क, स्कूल, कॉलेज और दूसरी सार्वजनिक सुविधाएं। ऐसी जमीन को विकसित करके उसी रूप में जमीन मालिक को वापस देना संभव नहीं होगा। सरकार पहले जमीन खरीदने की कोशिश करेगी। अगर जमीन मालिक तैयार नहीं होते तो लागू नियमों के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। और यहीं पर किसानों की सबसे बड़ी आशंका भी बनी हुई है, क्योंकि किसान पूछेंगे, अगर आखिर में अधिग्रहण ही होना है तो 4 विकल्पों में सहमति की भूमिका कितनी मजबूत है। चौथा विकल्प होगा हाइब्रिड मॉडल। और अगर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग किसानों की सहमति अलग अलग हो तो सरकार हाइब्रिड मॉडल अपनाने की बात कर रही है। यानी एक ही टाउनशिप या सेक्टर में जरूरत के हिसाब से लैंड पूलिंग, सहमति से खरीद और अधिग्रहण, इनमें से अलग अलग तरीके अपनाए जा सकते हैं। किसी हिस्से में किसान लैंड पूलिंग के लिए तैयार है तो वहां वो मॉडल चलेगा। किसी दूसरे हिस्से में किसान जमीन बेचने के लिए तैयार है तो खरीद हो सकती है, और सार्वजनिक उपयोग की जरूरी जमीन के लिए अधिग्रहण का रास्ता इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि क्या 4 विकल्पों से जो सारे विवाद हैं वो खत्म हो जाएंगे। और यही इस पूरे फॉर्मूले की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि सिर्फ 4 विकल्प देना अपने आप में समाधान नहीं है। समाधान इस बात पर निर्भर करेगा कि किसानों को इन विकल्पों में वास्तविक चुनाव कितना मिलता है। अगर किसान को लगता है कि उसके पास लैंड पूलिंग, खरीद और अधिग्रहण के बीच वास्तविक विकल्प है तो बातचीत की गुंजाइश बढ़ेगी। लेकिन अगर किसान को लगे कि पहले 3 विकल्प सिर्फ औपचारिक है और अंत में जमीन अधिग्रहण के रास्ते पर जाना ही है, तो विरोध जारी रह सकता है। दूसरी चुनौती है मुआवजा और भविष्य का मूल्य। सरकार 30 दिन में भुगतान जैसी व्यवस्था की बात तो कर रही है, ये अच्छी प्रशासनिक पहल भी है, लेकिन किसान के लिए सिर्फ सवाल ये नहीं है कि पैसा कितनी जल्दी मिलेगा, सवाल ये भी है कि कितना मिलेगा और जमीन के भविष्य की कीमत के मुकाबले वो कितना न्याय संगत होगा। तीसरी चुनौती है लैंड पूलिंग का भरोसा। 55% विकसित जमीन वापस करने का मॉडल कागज पर आकर्षक है, लेकिन किसान के लिए कई सवाल होंगे। वापस मिलने वाली जमीन की लोकेशन क्या होगी, उसका आकार और मूल्य क्या होगा, विकास कब पूरा होगा। जब तक नया प्लॉट विकसित नहीं होता तब तक किसान की आजीविका का क्या होगा। इन सवालों का स्पष्ट जवाब जरूरी होगा। सरकार की मजबूरी भी समझनी होगी। दूसरी तरफ सरकार के सामने भी एक वास्तविक समस्या है। पटना जैसे शहरों पर आबादी, ट्रैफिक, आवास और बुनियादी सुविधाओं का दबाव लगातार बढ़ रहा है। सरकार अगर शहरों का विस्तार बिना योजना के करती है तो बेतरतीब कॉलोनियां, ट्रैफिक जाम, सीवरेज और पानी जैसी समस्याएं भविष्य में और बड़ी हो सकती हैं। इसीलिए ग्रीनफील्ड टाउनशिप की अवधारणा सामने आई है। सरकार का दावा है कि नई टाउनशिप सुनियोजित शहरी विकास, रोजगार और आधुनिक नागरिक सुविधाओं के नए केंद्र बनाएंगी।
जून की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी सैटेलाइट टाउनशिप को शहरीकरण, आर्थिक विकास, रोजगार और बेहतर आवासीय सुविधाओं से जोड़ा था। यानी सरकार के सामने सवाल यह भी है कि बिहार के भविष्य के शहर आखिर बनेंगे कहां। लेकिन इसका जवाब किसानों की जमीन की कीमत पर ही हो, यह स्वीकार करना आसान नहीं होगा। दरअसल इस पूरे विवाद का सबसे व्यवहारिक रास्ता जबरन अधिग्रहण बनाम किसान की पूरी मनमानी के बीच कहीं है। सरकार को तीन चीजें बेहद स्पष्ट करनी होगी। पहली, हर जमीन मालिक को साफ साफ बताया जाए कि उसकी जमीन किस हिस्से में जाएगी और उसके बदले उसे क्या मिलेगा। दूसरी, जमीन के वर्तमान मूल्य के साथ उसके विकास के बाद के संभावित मूल्य को ध्यान में रखकर ऐसा मॉडल बनाया जाए जिससे किसान खुद को नुकसान में महसूस ना करे। और तीसरी, लैंड पूलिंग में किसान को सिर्फ जमीन लौटाने का वादा नहीं बल्कि विकसित शहर में वास्तविक हिस्सेदारी का भरोसा मिले। क्योंकि अगर किसान को यह महसूस हो गया कि उसकी जमीन से शहर तो बनेगा लेकिन शहर की समृद्धि में उसका हिस्सा नहीं होगा, तो चार विकल्प भी भरोसा पैदा नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर बिहार के 12 सैटेलाइट टाउनशिप सिर्फ एक शहरी विकास परियोजना नहीं है, यह जमीन, किसान, शहरीकरण और भविष्य की अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन की परीक्षा है। सरकार के पास अब चार रास्ते हैं: लैंड पूलिंग, सहमति से खरीद, नियमों के तहत अधिग्रहण और हाइब्रिड मॉडल। लेकिन किसान के सामने सवाल अभी भी वही है, मेरी जमीन जाएगी तो मेरे भविष्य की गारंटी क्या है। अगर सरकार इस सवाल का भरोसामंद जवाब दे पाती है तो चार विकल्प वाला फॉर्मूला बिहार में जमीन से जुड़ी बड़ी विकास परियोजनाओं के लिए नया मॉडल बन सकता है। लेकिन अगर बातचीत सिर्फ जमीन लेने तक सीमित रही और किसान को विकास का साझेदार नहीं बनाया गया, तो यही सैटेलाइट टाउनशिप बिहार के शहरी विकास की सबसे बड़ी परियोजना होने की बजाय जमीन के सबसे बड़े विवादों में भी बदल सकती है। और इसलिए इस पूरी योजना की सफलता का पैमाना सिर्फ यह नहीं होगा कि सरकार कितनी जमीन जुटा पाती है। असली सफलता तब होगी जब शहर भी बने और किसान भी खुद को उस शहर का हिस्सेदार समझे।